हेलो लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लर्नर्स, अगर आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछूं कि हम सब या तो वेब डेवलपमेंट फील्ड से बिलोंग कर रहे होंगे या फिर साइबर सिक्योरिटी या पेन टेस्टिंग फील्ड से बिलोंग कर रहे होंगे, लेकिन क्या हमें वेबसाइट में यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज के बारे में नॉलेज है? यानी अगर मैं आपसे पूछूं HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, GraphQL, Django, CDN, PHP, SQL, React.js, Next.js, Vue.js, ये सब क्या है? तो शायद हमें इस बारे में आइडिया ना हो। लर्नर्स, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑल टेक यूज्ड इन वेब, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं। जैसा मैंने कहा, चाहे हम एक वेब डेवलपमेंट फील्ड से बिलोंग करते हो, चाहे हम एक साइबर सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग फील्ड से बिलोंग करते हो, हमें ये पता होना चाहिए एटलीस्ट कि इन टेक्नोलॉजीज में होता क्या है, किस टेक्नोलॉजी से एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ताकि जब हम उनमें टेस्टिंग करने जाए, ताकि हम उन वेबसाइट्स के बारे में जब बातचीत करें तो हमें रियलाइज हो, या उन टेक्नोलॉजीज के बारे में जब बात करें तो हमें रियलाइज हो कि एग्जैक्टली यहाँ क्या बातचीत हो रही है। तो ओवरऑल बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि इन टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या है, और आज हम उसी बेसिक नॉलेज को यहाँ पे गेन करेंगे। बेसिकली हम समझेंगे कि ओवरऑल क्या क्या टेक्नोलॉजीज वेबसाइट्स में यूज हो सकती है और उन टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या है। तो आज से हम जो भी ऐसे टेक्निकल टर्म सुनेंगे, हम वहाँ पे अनअवेयर नहीं रहेंगे, हमें पता होगा कि एग्जैक्टली उनका मतलब क्या है। उसके अलावा लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में रोना चाहता है, स्पेशली WS क्यूबटेक का वेल डिजाइन कोहर्ट WSCH वर्जन 3, यानी कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI, जिसमें आपको AI के सपोर्ट से, AI के रिचनेस के साथ आप लोगों को अपनी एरर रिजॉल्विंग, ऑटोमेशन और मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने की स्किल्स मिलती है। ये ओवरऑल लर्नर्स, इस कोर्स में आपको रेड टीमिंग स्किल्स, ब्लू टीमिंग स्किल्स और ऐसे मल्टीपल टॉपिक्स आप लोगों के लिए कवर करे जाएंगे, वो भी कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, जहां पे हमें कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे जिससे हमारी स्किल शार्प हो सके। साथ ही साथ कई सारे हैकिंग टूल्स दिए जाएंगे और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं WSCH वर्जन 3 में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिससे फिल करके आप आज ही एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। अब बात करते हैं सभी वेब टेक्नोलॉजीज की। सो लर्नर्स, यहाँ पे जब हम वेब टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहला आ रहा है HTML। इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है सर ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? तो सर एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारी मदद करती है एक वेब पेज के कंप्लीट स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में। एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, एक वेबसाइट का सबसे बेसिक कंसेप्ट, एक वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक हिस्सा, जिसमें हमारे पास टाइटल्स आते हैं, हेड टैग आता है, उसके बाद बॉडी टैग आता है, पूरी वेबसाइट की प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। तो ओवरऑल आप जब भी एक वेब पेज देखते हैं, उस वेब पेज के पूरे स्ट्रक्चर को हमारा HTML ज्यादातर मैनेज करता है ना। उसके बाद हमारे पास आता है CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। क्या है कास्केडिंग स्टाइल शीट? तो ये बता रहा है स्टाइल्स एंड डिजाइन्स वेब पेज एलिमेंट्स, यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट और कुछ नहीं, आपके जितने भी वेब पेज में जो जो चीजें यूज आप ले रहे हो, उन्हें स्टाइल करने के लिए, उन्हें एक बहुत अच्छे फॉर्मेट में दिखाने के लिए, उनकी एक अच्छी डिजाइन सेट करने में CSS हमारी मदद करता है। यानी ओवरऑल जब आप एक वेबसाइट देखते हो और आपको उसमें एक अच्छी ग्राफिक्स दिखती है, आपको उसके एलिमेंट्स थोड़े स्टाइल फॉर्मेट में लिखे हुए दिखते हैं, अच्छे तरीके से डिजाइन फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं, तो ये CSS की मदद से पॉसिबल हो पा रहा है। उसके बाद हम आते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है सर? तो शायद हमें से कुछ लोग जावास्क्रिप्ट से अवेयर हों। बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या है? एड्स इंटरैक्टिव एंड डायनामिक बिहेवियर टू वेब पेजेस। सर जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही शानदार वेब टेक्नोलॉजी, एक बहुत ही शानदार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी मदद से हम ओवरऑल मल्टीपल इंटरैक्टिव पेजेस, मल्टीपल स्क्रिप्ट्स, मल्टीपल प्रोग्राम्स लिख पाते हैं, जो हमारे डिवाइस की यानी वेबसाइट की सिक्योरिटी में भी काम करते हैं, उसके अच्छे फंक्शनिंग में भी काम करते हैं, उसकी फास्ट परफॉर्मेंस में भी काम करते हैं। इवन लर्नर, शायद हमने कैशे पेजेस के बारे में सुना होगा, जिससे वेबसाइट फास्ट लोड होती है, वहां भी जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसकी मदद से सर आप फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, सिक्योरिटीज अप्लाई कर सकते हैं, चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, यानी आप ओवरऑल ऑपरेशंस को बहुत ही स्मूथली परफॉर्म कर सकते हैं। इन सभी कामों में जावास्क्रिप्ट हमारी मदद करती है। फिर हमारे पास आता है रिएक्ट। नाउ रिएक्ट क्या है? तो सर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। यानी हमें पता है सर जावास्क्रिप्ट अब तक ऑपरेशंस और ये सब तो अच्छे से मैनेज कर पा रहा था, लेकिन UI का क्या, यानी यूजर इंटरफेस का क्या है, यूजर को जो वेब पेज दिखता है उसका क्या? तो सर उस वेब पेज को बेटर करने में हमारी मदद करता है रिएक्ट। रिएक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है सर, एक ऐसी लाइब्रेरी जो एक अच्छा इंटरैक्टिव UI, यानी एक ओवरऑल जो आपके सामने UI शो होता है, यूजर इंटरफेस शो होता है, उसको बनाने में आपकी मदद करती है, कि आपको एक अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है। फिर हमारे पास आता है एंगुलर। सर एंगुलर का मतलब क्या है? तो एंगुलर की डेफिनेशन बता रही है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग डायनामिक वेब पेजेस। एक ऐसा फ्रेमवर्क
तो फ्रंट एंड का मतलब है कि ये यूआई पे फोकस कर रहा है, बैक एंड का मतलब होता है कि उसके बैक एंड ऑपरेशंस पे, डेटाबेस और इन सब पे फोकस करता है। ये कह रहा है कि फ्रंट एंड पे फोकस करता है, यानी एक वेबसाइट कैसी दिख रही है ये उस पर फोकस कर रहा है। एंड सेकंड पॉइंट इज कि वहां पे वैल्यू क्या दे रहा है, तो सर इसकी मदद से आप अच्छे खासे यूआई बना पाते हैं। ये एक फ्रेमवर्क है जो आपकी मदद करता है कि आप इजीएस्ट तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से वेब पेजेस को डिजाइन कर सके, वेब पेजेस क्रिएट कर सके, फ्रंट एंड पूरा का पूरा बना सके। वहां पे एंगुलर हमारी मदद कर रहा है। हमने कहा नाइस। उसके बाद हमारे पास आता है Vue.js। सर ये क्या बता रहा है? प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। सर एक बहुत ही और अपग्रेडेड आप कह सकते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जो आपको मदद कर रहा है एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा इंटरफेस क्रिएट करने में। तो ये देखा जाए तो हमारे एंगुलर JS का एक अपग्रेडेड वर्जन आप कह सकते हैं, और बेटर वर्जन कह सकते हैं, जो आपको मदद कर रहा है। बेसिकली ये भी एक फ्रेमवर्क ही है, ऐसा फ्रेमवर्क जो जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है, जो आपको मदद कर रहा है एक अच्छा वेब पेज बनाने में। उसके बाद हमारे पास आता है Node.js। Node.js क्या है? शायद हमने इस बारे में सुना हो, देखते हैं। सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट रन टाइम फॉर बिल्डिंग नेटवर्क एप्लीकेशंस। हमने अब तक के प्रोसेस में क्या देखा कि सर जावास्क्रिप्ट सिक्योरिटी में भी मदद कर रहा है, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स यानी क्लाइंट ब्राउजर में जो प्रोग्राम्स रन होते हैं एज अ कैशे फॉर्म में भी आप कह सकते हैं, वहां आपको मदद कर रहा है, वेबसाइट को फास्ट लोड होने में मदद कर रहा है, कई सारे फंक्शंस परफॉर्म होने में भी मदद कर रहा है। ये तो केवल जावास्क्रिप्ट का काम था। उसके बाद हमारे पास आया रिएक्ट, आया एंगुलर, आया Vue.js आया। इन सब ने क्या करा? ये सब जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज हमें मिल गई जो ओवरऑल आपको एक अच्छा यूआई देने में मदद कर रही है। कि बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट बाकी चीजों को तो मैनेज कर रहा था, इनने कहा यूआई भी अच्छा कर देते हैं। जब यूआई अच्छा हो गया तो कहा कि अब जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल लैंग्वेज है, इतना ज्यादा अच्छा रोल प्ले करी है वेब डेवलपमेंट में, तो क्यों ना उसको बैकएंड में भी इंप्लीमेंट करा जाए। देन हमारे पास आ गया Node.js, जो कह रहा है कि सर सर्वर साइड के जितने भी जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट्स हैं वो सब मैं मैनेज कर लूंगा, यानी बैकएंड के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सब मैं मैनेज करूंगा। तो यहाँ पे हमारी मदद करता है Node.js नेटवर्किंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, डेटा ट्रांसफर से रिलेटेड, सर्वर एंड पे जितने भी प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे या सर्वर एंड पे जितने भी कंसेप्ट्स बनाए जाएंगे वो सब Node.js की मदद से करा जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या है सर? मिनिमलिस्ट वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फॉर Node.js। सर ये जो Node.js था, जो बेसिकली आपको इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, ये उसी पे बेस्ड एक वेब एप्लीकेशन है जो आपके लिए आपके एफर्ट्स काफी कम कर देती है, इजी हो जाता है। आप कह सकते हो ये आपकी Node.js का एक लाइट वर्जन है, जिसकी मदद से आप और इजीली और इजी वे में और एक बेसिक टर्म में आप कह सकते हैं नेटवर्किंग के कंसेप्ट, सर्वर एंड कंसेप्ट मैनेज कर पाते हैं। तो और कुछ नहीं, Node.js का ये एक लाइट वर्जन है एक्सप्रेस। उसके बाद हमारे पास कुछ और टेक्नोलॉजीज आती हैं लर्नर्स। सो अब अगर हम Django की बात करें तो ये एक हाई लेवल पाइथन वेब फ्रेमवर्क है जो प्रमोट कर रहा है रैपिड डेवलपमेंट को। बेसिकली अब तक जावास्क्रिप्ट ने हमारे करीब करीब फ्रंट एंड, बैक एंड, नेटवर्किंग के कंसेप्ट, यूआई के कंसेप्ट सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करे, सारे ऑपरेशंस भी और सिक्योरिटी भी। तो हमने ये देखा कि सर पाइथन भी तो बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट कर रहा है, पाइथन भी तो एक बहुत ही ईजी और एक बहुत ही बेहतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो वहां पे पाइथन की मदद से हम वेब डेवलपमेंट क्यों नहीं कर सकते? तो हमें इंट्रोड्यूस करा गया Django को। Django बेसिकली एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहां पे हम पाइथन की मदद से वेबसाइट्स को डिजाइन डेवलप कर पा रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है ऐसा करने की वजह से, क्योंकि पाइथन लाइब्रेरी से बहुत ज्यादा रिच है, पाइथन के पास मल्टीपल लाइब्रेरीज है, मल्टीपल पैकेजेस हैं, तो हमारे लिए वेबसाइट बनाना बहुत आसान हो जाता है। हम पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं, उसके फंक्शंस को कॉल करते हैं, हमारी वेबसाइट के टास्क परफॉर्म होना बहुत इजीली स्टार्ट हो जाते हैं। हम बड़े से बड़े टास्क बहुत ही इजीली लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करके भी परफॉर्म कर पा रहे हैं। सो ये सब पॉसिबल हुआ Django की वजह से, एक फ्रेमवर्क जिसमें हम पाइथन की मदद से वेब टेक्नोलॉजीज को बना पा रहे हैं, वेबसाइट्स को बना पा रहे हैं। फिर हम आते हैं PHP पे, सबसे पुरानी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो बेसिकली एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है फॉर वेब डेवलपमेंट। बेसिकली जितने भी बैकएंड टास्क हम परफॉर्म करते हैं, सर्वर साइड जो भी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, जो भी सिक्योरिटी कोड्स लिखे जाते हैं, वो सारे ऑपरेशंस का जो बेस है, वो सारे ऑपरेशन जो अब तक हम मैनेज करते आए हैं, वो PHP की मदद से ही परफॉर्म करते हैं। और ऑनेस्टली लर्नर्स, डेवलपर्स PHP में ही सारी वेबसाइट्स बना रहे हैं, हर फ्रेमवर्क, हर चीज कहीं ना कहीं PHP से रिलेटेड है, उसी के इंटरनली या उसी के फंक्शंस की मदद से डिजाइन करी गई है। अब ऐसे में लर्नर्स होता यह है कि जब भी हम वेब पेन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो PHP पे बनी हुई इन मैनुअल वेबसाइट्स में, PHP की बनी हुई ऑटोमेटेड थीम्स में या PHP के बने हुए किसी भी टेक्नोलॉजी में हमारे लिए वल्नरेबिलिटीज ढूंढना थोड़ा आसान हो जाता है। आसान क्यों हो जाता है सर? PHP तो एक बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो आसान इस रीजन से हो रहा है कि जब कोई भी एक PHP के जरिए वेबसाइट बना रहा है तो वो सारे काम मैन्युअली कर रहा है,
और ह्यूमंस गलतियां बहुत करते हैं। तो जब डेवलपर एक पीएचपी के जरिए किसी भी टेक्नोलॉजी को डिजाइन कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो वहां पे उससे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और उन्हीं गलतियों की वजह से, उन्हीं लूपहोल्स की वजह से वेबसाइट में वल्नरेबिलिटीज मिलती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा स्कोप रहता है। उसके बाद हमारे पास आता है एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसकी डेफिनेशन क्लियर कट बता रही है मैनेजेस एंड क्वेरीज रिलेशनल डेटाबेसेस। बेसिकली हमें पता है सीक्वल क्या है सर, बैकएंड डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें बेसिकली डेटाबेस की क्वेरीज होती है जो हमारे लिए इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और ये सारे टास्क परफॉर्म करने में मदद करती है, जिसकी मदद से हमारे जितने भी यूजर्स हैं, हमारा जितना भी क्लाइंट बेस है, जितने भी यूजर्स हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, हम उनके डेटा को सेफ्टी और सिक्योरिटी से डेटाबेस में टेबल्स के फॉर्म में स्टोर कर पाते हैं। तो वहां पे हमारी मदद कर रहा है सीक्वल यानी एसक्यूएल। उसके बाद हमारे पास आता है रेस्ट एपीआई। नाउ व्हाट इज रेस्ट एपीआई? तो शायद हमें याद होगा, आप लोगों ने शायद अगर पुराने वीडियोस देखे हो तो वहां पे आपने देखा होगा हमने रेस्ट एपीआई के कंसेप्ट के बारे में बात करी। रेस्ट क्या था? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, जो और कुछ नहीं, कुछ गाइडलाइंस थी सर, है ना। इसने बेसिकली क्या करा, आपको गाइडलाइंस डिजाइन करी जिसकी मदद से आप वेब टेक्नोलॉजीज को और अच्छे से यूज ले सके। और साथ ही साथ रेस्ट ने एपीआई भी क्रिएट करी। अब इस रेस्ट की बनाई हुई एपीआई कंसेप्ट की मदद से आज बड़े बड़े सर्वर्स अपने छोटे सर्वर्स को इजीली डेटा शेयर कर पाते हैं, ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं। एपीआई के कंसेप्ट की मदद से आज किसी को भी अपने मशीन में प्रॉपर डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर ऐसे रिलेशनल डेटा मैनेज करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इजीली एपीआई के कंसेप्ट की मदद से बड़े बड़े डेटाबेसेस से डेटा ले पाता है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? अगेन रेस्ट एपीआई की मदद से। रेस्ट एपीआई की डेफिनेशन क्या कह रही है? आर्किटेक्चुरल स्टाइल फॉर वेब सर्विसेज कम्युनिकेशन, यानी सर जितनी भी वेब सर्विसेज की बातचीत है उसे मैनेज करने के लिए ये रेस्ट की बनाई हुई एपीआईज हमारे काम आती है। उसके बाद हमारे पास आता है लर्नर्स ग्राफक्यूएल। नाउ व्हाट इज ग्राफक्यूएल? ग्राफक्यूएल एग्जैक्टली है क्या? क्वेरी लैंग्वेज फॉर एपीआईज प्रोवाइडिंग मोर एफिशिएंट डेटा रिट्राइवल। ये कह रहा है कि सर एक ऐसी क्वेरी लैंग्वेज है जो एपीआई के लिए यूज ली जा रही है, जिसकी मदद से आपके लिए बहुत आसान हो जाता है एपीआई से डेटा रिट्राइव करना, उसे मैनेज करने में। सो अगेन जैसा हमने कहा, एपीआई क्या कर रहा है? बड़े बड़े सर्वर से छोटे सर्वर्स को डेटा शेयर करने में मदद कर रहा है। उस डेटा ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए, उस डेटा ट्रांसफर को मैनेज करने के लिए ग्राफक्यूएल हमारी मदद कर रहा है। तो अगर हम इसे एक एग्जांपल के तौर पर समझे तो ये और कुछ नहीं, ये एपीआई का सीक्वल है ना, जो उसकी क्वेरीज को रिट्राइव करने में और बाकी के टास्क परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। देन हमारे पास आता है लर्नर्स एसएसएल एंड टीएलएस। नाउ व्हाट इज एसएसएल एंड टीएलएस? तो हम सभी एचटीटीपी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें पता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 80 पे वर्क करता है, जो वेब ट्रांजैक्शन में हमारी मदद करता है। यानी आज के टाइम पे अगर हम कोई भी वेबसाइट चला रहे हैं तो वहां पे हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल की मदद से ही चला रहे हैं, जो कि वर्क करता है बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 पे। एचटीटीपी का कहना है कि सर जब एक डिवाइस अपने ब्राउजर में जाके लिखता है ws.com, तो उसके डिवाइस से एक रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट होगा, जो कौन बनाएगा? एचटीटीपी बनाएगा। इस पैकेट को सर्वर तक भेजा जाएगा और सर्वर देखेगा कि अच्छा आपको ws.com की वेबसाइट चाहिए, तो वो रिप्लाई दे देगा। ये रिप्लाई भी कौन बनाएगा? ये भी एचटीटीपी बनाएगा, जिसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स एचटीटीपी ने डिजाइन करी, नो डाउट। एचटीटीपी वेबसाइट्स में होने वाली सारी बातचीत मैनेज करता है, नो डाउट। बट द पॉइंट इज लर्नर्स कि ये जो आपका पैकेट जा रहा है, आप देखोगे कि अगर इस पैकेट को किसी अटैकर ने किसी अटैक के चलते रोक दिया, जैसे मैन इन द मिडल अटैक के चलते अगर इस डेटा को रोक लिया गया, तो ये देखा जाएगा कि इस पैकेट में सारा डेटा क्लियर टेक्स्ट में लिखा था, यानी कोई भी उस डेटा को पढ़ के बहुत ही इजीली समझ सकता था। अब ऐसे में लर्नर्स आपकी जो भी क्रेडेंशियल्स है, आपकी जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, आप वेबसाइट से जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, वो कोई भी इजीली देख सकता है, बिकॉज वो क्लियर टेक्स्ट में। और यही एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था एचटीटीपी का कि सर सारा डेटा क्लियर टेक्स्ट में जा रहा है, हम सेफ्टी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे, हैकर्स उसे रोक रहे हैं, हमारा डेटा चुरा रहे हैं, सेशन हाईजैकिंग, पासवर्ड लीकेज और ऐसे मल्टीपल अटैक्स पॉसिबल हो पा रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए, इन सभी तरीके के अटैक्स से बचने के लिए एसएसएल और टीएलएस सर्टिफिकेट को इंट्रोड्यूस करा गया। सबसे पहले एसएसएल को इंट्रोड्यूस करा गया। अब एसएसएल क्या है? सिक्योर प्रोटोकॉल्स फॉर इंक्रिप्टिंग डेटा ट्रांसमिटेड ओवर द वेब। यानी ये कह रहा है कि जब भी अब वेबसाइट आपस में बात करती तो एसएसएल क्या करता कि सर आपका जो डेटा है उसे इंक्रिप्ट कर देता। इंक्रिप्ट का मतलब है उसे इस तरीके से लिख देता कि कोई भी उस डेटा को पढ़ के समझ नहीं सकता। यानी अब जो हमारा डेटा जा रहा है, अगर कोई अटैकर मैन इन द मिडल अटैक कर भी ले या किसी भी तरीके का अटैक करे और वो अगर मेरे पैकेट को रास्ते में रोक भी ले, मेरा पैकेट उस तक अगर पहुंच भी गया, तो हमें डर नहीं है, क्योंकि उस पैकेट में क्या लिखा ये कोई भी पढ़ के समझ नहीं सकता, बिकॉज वहां पे परफॉर्म करा गया है इंक्रिप्शन एसएसएल की वजह से। और इसी रीजन से, क्योंकि एसएसएल वर्क करता है पोर्ट नंबर 443 पे। कौन वर्क करता है? एसएसएल। तो ऐसा होने की वजह से हम इसे कहते हैं एचटीटीपीएस।
हमारा HTTPS यानी ये सिक्योर कैसे बना? बिकॉज ऑफ SSL सर्टिफिकेट। अब धीरे धीरे देखा गया कि सर SSL डेटा को इनक्रिप्ट तो कर रहा है, ट्रांजेक्शन अच्छे से हो रहे हैं, HTTP की जगह HTTPS आ चुका है क्योंकि वहां पे SSL सर्टिफिकेट ऐड कर दिया गया है जो अब काम कर रहा है पोर्ट नंबर 443 पे इंस्टेड ऑफ पोर्ट नंबर 80, है ना। बट द पार्ट इज कि SSL में भी कुछ कमियां थी, तो SSL के अपडेटेड वर्जन को लेकर आया गया जो उसकी कुछ लूपहोल्स, उसकी सिक्योरिटी, उसकी इंक्रिप्शन को और बेटर कर रहा है, विच इज TLS। तो SSL और TLS और कुछ नहीं, आप वेबसाइट्स में जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी बातचीत करते हैं, उसको इनक्रिप्ट करने में ये हमारी मदद कर रहे हैं। आई होप सभी को समझ आया होगा। अब बात करते हैं जेसन की। तो जेसन है क्या? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यानी लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। एक बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी जो आपके डेटा ट्रांसफर को बहुत ही इजीली, बहुत लाइट वेट में, बहुत ही सिंपल तरीके से शेयर कर पाती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंटेंस नहीं, बहुत ज़्यादा पैकेज फॉर्मेट नहीं, बहुत मल्टीपल तरीके के फॉर्मेट्स नहीं जिससे पैकेट की साइज बढ़े, डेटा जो है उसको अच्छे से अरेंज करना पड़े, ये सब नहीं। डेटा को इतना सिस्टमेटिक, इतना बेटर लेवल पे अरेंज करा गया कि केवल अब डेटा को ही शेयर करा जाता है, वैल्यू को, उसके अंदर लिखे हुए वेरिएबल को शेयर करा जाता है, एक सॉर्ट ऑफ ट्री टाइप बन जाता है, जिसकी वजह से अब पहले जब हम बातचीत करते तो एक प्रॉपर पैकेज जनरेट होता था जिसका एक फॉर्मेट होता था, जिसमें कई बार सेंटेंसेस भी होते थे, डेटा को डायरेक्टली नहीं ट्रांसफर करा जाता था, उसके हेल्पर्स हुआ करते थे। लेकिन जेसन ने उन सबको खत्म कर दिया। जेसन ने कहा बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको डेटा चाहिए तो मैं फ्रीली आपको केवल डेटा ही भेजता हूँ ना। जब मैं आपको केवल डेटा सेंड करूंगा और आपको पता है उसे मैनेज कैसे करना है, उसे अरेंज कैसे करना है, तो इस रीजन से अभी डेटा बहुत लाइट वेट हो चुका है। लाइट वेट होने की वजह से ट्रांजेक्शन फास्ट होंगे, डेटा बहुत फास्टली ट्रांसफर हो पाएगा, बड़े से बड़े डेटा जल्दी ट्रांसफर हो पाएगा, जिसे छोटे छोटे पार्ट्स में या आप कह सकते हो रिलेशनल फॉर्मेट में डिवाइड कर दिया गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा रोल प्ले करने लग गया, जो कि एपीआई में बहुत ज्यादा यूज लिया जाता है। फिर हमारे पास आता है XML। अब XML क्या है? तो XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या मतलब? वर्सेटाइल मार्कअप लैंग्वेज फॉर स्ट्रक्चर डेटा। जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है, डेटा आ तो गया, अब उस डेटा को एक सही फॉर्मेट में अरेंज करना भी तो जरूरी है। तो जेसन ने डेटा भेज दिया, या किसी भी तरीके से आपके पास कोई डेटा आ गया है, या फिर जब हम नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं तो Nmap की मदद से हमने आउटपुट जनरेट कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि उस आउटपुट का फॉर्मेट खराब ना हो। अगर एक डेटा लर्नर्स अपने सही फॉर्मेट में रहेगा तो ही वो एक ओरिजिनल मीनिंग क्रिएट कर पाएगा, वरना उसका मीनिंग ही खराब हो जाएगा, उसका मीनिंग ही डिफरेंट हो जाएगा। सो बेसिकली XML ने क्या किया, चाहे जेसन से डेटा रिसीव हो, चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी का डेटा रिसीव हो, XML का काम है उसे एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में उस डेटा को अरेंज करना, जिसको हम फ्यूचर में जिस तरीके से चाहे यूज ले सकते हैं, डेटा को इजीली समझ सकते हैं। ये XML है। फिर हमारे पास आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट CDN। CDN क्या है? CDN का फुल फॉर्म है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स। बेसिकली CDNs क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी सर that distributes web content globally for faster access। सो मैं आपको बता देता हूँ जितने भी CDNs हैं, ये क्या था कि सर एक ऐसा टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करा गया जिसकी मदद से आप बहुत ही इजीली वेबसाइट्स को बना सकते हैं। नाउ लर्नर्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात कर रहे हैं CDN की, जिसका फुल फॉर्म है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसकी डेफिनेशन क्या बता रही है? डिस्ट्रीब्यूट्स वेब कंटेंट ग्लोबली फॉर फास्टर एक्सेस। लर्नर्स, CDN एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ओवरऑल आपकी मदद कर रही है वेबसाइट्स को, वेब टेक्नोलॉजीज को, उनके डेटा को बहुत ही फास्ट लोड होने में। ये कैसे हो रहा है? तो सर पहले क्या होता था, एक बड़ा सर्वर है जिससे आप डेटा मांग रहे हो, आपकी रिक्वेस्ट वहां तक जाएगी, वहां से रिप्लाई बनाएगी, आप तक लेकर आएगी। अब इस प्रोसेस में ऑब्वियसली काफी टाइम लगेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उस सर्वर से बात कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट चला रहे हैं, उसको डेटा भेज रहे हैं, उसके पास उतनी बड़ी बैंडविड्थ नहीं है कि वो एक साथ सबको रिप्लाई दे सके। साथ ही साथ वो इतना बड़ा रिप्लाई सेंड करेगा, जो डिस्टेंस है उसका भी टाइम लगेगा। अब ऐसा होने की वजह से वेब टेक्नोलॉजीज उतनी स्पीड से वर्क नहीं कर पा रही थी, वो जो डेटा ट्रांजेक्शन है उस स्पीड से वर्क नहीं कर पा रहे थे, तो CDNs को इंट्रोड्यूस करा गया। अब इसमें हो क्या रहा है कि सर इसने आपके डेटा को एक तरीके से मल्टीपल सर्वर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो जब भी आप कोई रिक्वेस्ट जनरेट करते हो तो आपको जो भी नियर बाय सर्वर है जो आपको फास्ट रिप्लाई दे सकता है, उस सर्वर की मदद से आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया जाता है। ऐसा करने पे अब आपको बैंडविड्थ के इश्यूज नहीं रहे, अब आपका डेटा ट्रांसफर बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। तो ओवरऑल ये जो नेटवर्किंग की हम बातचीत कर रहे हैं, नेटवर्किंग का जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां पे CDNs ने हमारी मदद करी। लेकिन लर्नर्स, इन सभी टेक्नोलॉजीज के साथ एक और इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, जिससे हम कहते हैं CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, जो बेसिकली कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स बना दिए गए जिसकी मदद से अब किसी के लिए भी वेबसाइट बनाना बहुत आसान है। अब आपको प्रॉपर HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट या PHP के
कंप्लीट प्रोग्राम्स, कंप्लीट कोड्स लिखना ज़रूरी नहीं है, उनकी नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी CMS टूल की मदद से, चाहे आप वर्डप्रेस की बात करें, चाहे आप मजेंटो की बात करें, आप ऐसी किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें, यहाँ पे आप बहुत ईजिली वेबसाइट्स बना पाते हैं। कैसे? केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ईजीएस्ट लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो एक अच्छा सा इंटरफेस दे दिया, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो आपको एक ईजी इंटरफेस दे रहा है, जिसमें आप बहुत ईजिली डेटा को, टैग्स को, इनपुट बॉक्सेस को, उसके कोड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने हिसाब से वेबसाइट बना पाते हैं, या बनी बनाई वेबसाइट, बनी बनाई थीम्स को यूज लेके बस अपना डेटा अपडेट करके अपनी वेबसाइट को लाइव कर पाते हैं। यानी किसी के लिए भी वेबसाइट बनाना, वेबसाइट को लाइव करना बहुत आसान हो गया। ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ CMS। अब CMS टेक्नोलॉजीज में कमियां भी बहुत ज्यादा मिलती है सर, क्योंकि हम एक बने बनाए टेक्नोलॉजी, बने बनाए प्लेटफॉर्म पे डिपेंड है। हम अपनी तरफ से वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से मैनिपुलेशंस नहीं कर रहे हैं सिक्योरिटी में बेटर करने के लिए। इस वजह से उनके वर्नेबल होने के चांसेस ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आज हम बात करें वर्डप्रेस वेबसाइट की, तो एक वर्डप्रेस वेबसाइट में वर्नेबल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं सर? उसकी थीम वर्नेबल होती है, उसमें यूज होने वाले प्लगइन्स जो कि आप कह सकते हो एक्सटेंशंस की तरह होते हैं, सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं, वो भी वर्नेबल होती है। उसमें यूज होने वाले हर एक टेक्नोलॉजी का वर्जन अगर पुराना है तो वो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा वर्नेबल हो जाती है। उसके अलावा उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ वर्नेबिलिटीज और एक वर्डप्रेस फ्रेमवर्क की खुद की वर्नेबिलिटीज और। तो देखा जाए तो CMS ने वेबसाइट बनाना आसान तो करा है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी उस लेवल पे इंप्रूव नहीं हो पाती। सो लर्नर्स, हम उम्मीद करते हैं कि अब तक हमने जितनी भी टेक्नोलॉजीज के नाम पढ़े, इन सब ने हमें सपोर्ट करा होगा वेब में या पेनटेस्ट में इन टेक्नोलॉजीज के बारे में एक आइडिया लेने के लिए, ताकि हमें समझ आ जाए कि किसका मतलब क्या है, किसमें क्या हो रहा है। अब फ्यूचर में अगर हम वेबलाइजर, बिल्डविथ ऐसे किसी भी टूल को यूज लेते हैं एक वेबसाइट का डेटा कलेक्ट करने में, कि उस वेबसाइट में क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, तो वो लिखे हुए वर्ड्स हम समझ पाएंगे कि वो हमसे एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। और अगर मुझे पता है कि सर ये वेबसाइट तो API पे बहुत ज्यादा बेस्ड है, तो मैं API पेन टेस्टिंग करूंगा, है ना। मैं CORS जैसे अटैक्स वहां पे ढूंढूंगा, वल्नरेबिलिटीज वहां पे ढूंढूंगा। और अगर मुझे पता है कि सर यहाँ तो वर्डप्रेस यूज हो रहा है, तो मैं वर्डप्रेस में होने वाली वल्नरेबिलिटीज, वर्डप्रेस में होने वाले स्कैन्स या वर्डप्रेस स्कैन करने वाले टूल्स को यूज लूंगा। सो उम्मीद है लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लर्नर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।